कार्नेटिक युद्ध है, उसको कई लोग हम जब लिखवा रहे थे तो कर्नाटक युद्ध लिखना चाह रहे थे वो लोग, हम लिखवाना चाह रहे थे कार्नेटिक, और लोग लिखना क्या चाह रहे थे, कर्नाटक। हिंदी माध्यम के ज़्यादातर विद्यार्थी कर्नाटक ही लिख भी लेते हैं और हिंदी माध्यम की किताबों में कर्नाटक लिखा भी होता है। एक्चुअली राजा राम मोहन राय के का जब वर्णन पढ़िएगा ना एनसीईआरटी में, तब नेपल्स आएगा। एनसीईआरटी यदि आपने मॉडर्न पढ़ा होगा तो उसके पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जब नेपल्स का जो युद्ध में विजय हुआ था, उसकी नेपोलियन नहीं, नेपल्स अलग चीज़ है, वो जगह का नाम है, ठीक है। तो उसमें उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने पार्टी दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो वो इतिहास को प्रभावित करता है, भारतीय इतिहास को, वही युद्ध, इसलिए मैंने उसको भी कहा था। हो सकता है जैसे अंग्रेज कहीं भी हारते थे तो भारत में पार्टी होती थी, ठीक है ना। अब जैसे कि कार्नेटिक युद्ध में क्या था, विदेश में लोग लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रिया का युद्ध हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, और यहाँ पर उसके रिएक्शन में लड़ रहे हैं। मैंने जब बिहार का इतिहास पढ़ाया था तो बताया था ना कि जब वहाँ लड़े तो यहाँ पर मारना शुरू किया, कासिम बाजार से भगाया, चिंसुरा से भगाया, फिर जब थोड़ा सा वहाँ शांति हुई तो फिर दे दिया। क्यों? क्योंकि बाकी जगह फिर लड़ाई होती रह जाएगी। तो उसी पर्सपेक्टिव में था ये। कार्नेटिक युद्ध कितने हुए थे? 3। मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4। मराठा युद्ध? 3। अफगान युद्ध? ठीक है, सारे युद्ध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध, और उसके बाद क्रम में आता है कार्नेटिक युद्ध। इन तीनों का पूरा अभी हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद बाकी तो पानीपत, बांडीवास, बेदरा एक एक युद्ध है, सिंगल है। ये जब आंग्ल मैसूर पढ़ेंगे या कार्नेटिक पढ़ेंगे तो उसी में लास्ट वाले में आ जाएगा कि भले यह युद्ध आगे तक चला, यानी कि 63 तक चला यह युद्ध, लेकिन 60 में ही उनका पूरा बांडीवास में वाइट वॉश हो गया, ठीक है ना। एक कंसेप्चुअल चीज़ है। युद्ध उसके आगे भी चल रहा है, लेकिन वो शक्ति कब समाप्त हो गए? 1860 में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा वाले से, आंग्ल मराठा। किसका कोई ऐसा है जो एकदम नहीं पढ़ पाया था? देखिए, यह युद्ध तो वहाँ पर हुआ था, जो मेन युद्ध है वो आपका बीपीएससी के साथ है। तो उसमें मन कर, मान लीजिए युद्ध में आप हैं और मन नहीं कर रहा है तो मार देगा गोली। मन नहीं भी कर रहा तभी बचना है, वह भी एक युद्ध की कला है। समझ में आ रहा है? मन पर ही तो नियंत्रण, सारा युद्ध पर नियंत्रण है। कितने युद्ध हुए इसमें? 3 हुए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे करके हम लोग करेंगे ना कि पूरी तरीके से याद हो जाए, मतलब कभी भी फिर दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़े, जैसे हम लोग अक्सर अपने क्लासेस में करते हैं। तो पहला जो युद्ध था, इसको प्रथम लिखिए, हैं? प्रथम आंग्ल मराठा, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा, और फिर तृतीय आंग्ल मराठा। ऑब्वियस है कि ये किसी न किसी के विरुद्ध हुआ होगा। नाम से ही क्लियर है कि अंग्रेज एक तरफ होंगे और मराठा एक तरफ होगा। पहले वाले में कौन था? मराठा की तरफ से पेशवा कौन था? देखिए होता क्या है कि कई बार वो उससे लड़ाई डायरेक्ट हो रही है नहीं हो रही है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हु वाज द पेशवा यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मराठा का पेशवा कौन था पहले वाले में? माधवराव, डेजिग्नेटेड माधवराव, ठीक है, माधवराव, ठीक है। यह नाबालिग थे। माधवराव 18 साल से कम उम्र के होंगे, या उस समय नाबालिग की परिभाषा 15 साल होगी तो 15 साल से कम के होंगे, लेकिन इनकी उम्र कम थी और इनके लिए एक मंत्रिमंडल सलाहकार परिषद था, या जो परिषद था वो इनको सलाह देता था। उसमें कई लोग थे, उसमें कई नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन याद आपको क्या रखना है? पेशवा कौन था? माधवराव, क्लियर। अंग्रेज की तरफ से कौन था? समय के हिसाब से पहले समय तय कर लिए तो अपने अंग्रेज पता चल जाएगा। समय बता दीजिए। यार रेगुलेटिंग एक्ट के 3 साल बाद मराठा युद्ध हुआ था। क्या ये इसका तैयारी है? रेगुलेटिंग एक्ट के 3 साल बाद 1775,
एकदम इससे याद कीजिएगा, इससे बहुत आगे पीछे बहुत कुछ याद हो जाएगा। 75 से कब तक? 82 तक। अब तो आपको आसान हो गया कि इसमें कौन था? अंग्रेज। अब इसलिए हम लोग अंग्रेज को इसके बाद लिखेंगे। क्लियर? तो ये किसका काल है आशुतोष? वारेन हेस्टिंग्स। केवल हेस्टिंग्स मत बोलिएगा, क्योंकि मराठा में 2 हेस्टिंग्स आएगा, पहला में दूसरा हेस्टिंग्स, आखिरी में तीसरा हेस्टिंग्स, हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखिए वारेन हेस्टिंग्स। क्या लिखेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? अब हर युद्ध का एक अंत होगा। मान लीजिए 7 साल युद्ध चला, फिर अंत हुआ किस से? तो कितना साल युद्ध चला? 7 साल। अब 100 से 7, 100 से सालबाई, याद रखिए। 100 से 7, 100 से सालबाई की संधि से इस 7 साल के सालबाई की संधि से। अभी संधियों में बहुत सारी चीज़ें ला दी जाती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो होता था कि जो एक दूसरे का क्षेत्र आपने जीता है उसको वापस कर दे, मुख्यतः यही होता था। लड़ता था उतना दिन में मार कर अपना दिखाया पावर, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी होता था, ठीक है। अब आइए सेकेंड वाला कब हुआ था? 1803, यानी 19वीं सदी में 3 साल बीतने के बाद। कब तक? मात्र 2 साल के लिए। दूसरा ये है, देखिए यहाँ भी 2 आ गया, द्वितीय है, यहाँ बाजीराव द्वितीय है, और यह 2 साल चला है। तीनों में 2 का कोई ना कोई है। कितना हो जाएगा? 1805। अब तो क्लियर है। हमने बताया था आपको, जब गवर्नर जनरल बताया था, क्या बताया था? कि वेलेजली ही भारत को 19वीं शताब्दी में लेकर आया था, है ना। किस लिए? सहायक संधि करते हुए। सहायक संधि का यही ना जन्मदाता है। तो इसको याद रखिए, वेलेजली। कोई दिक्कत? बार्लो यहाँ कहाँ से आ जाएगा? वेलेजली ही लेके आया था ना। अब बार्लो लिखी है क्या? वो तो वेलोर, वो ठीक है। यहाँ पर आपको पूछेगा तो सीधे वेलेजली, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बार्लो सहयोगी था, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन इसमें वेलेजली है। यदि सिपाही मोटनी पूछेगा तो बार्लो वाला आएगा, वेलोर वाला में, लेकिन इसमें वेलेजली फर्स्ट, बार्लो बाद में, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा ये लगा तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, चलिए बार्लो भी लिख लीजिए, आप लोग को लग रहा है तो कोई बात, लेकिन ये प्राइमरीली यही है, ठीक है। संधि अब कौन सी होगी यहाँ पर? नहीं, अब यहाँ एक कहानी है। होता क्या है कि भले ये बाजीराव दिख रहा है पेशवा है, लेकिन बाजीराव अंग्रेज से लड़ा ही नहीं था। लड़ा था? आप लोग कहानी तो पढ़े नहीं है, खाली डेटा पढ़े हैं। ये बच्चा वाला कहानी यहाँ पर नहीं है, वो कहानी नहीं है यहाँ पर। बहुत बुद्धिमानी से लड़ा था। एक्चुअली ये जो है ना, ये अंग्रेज़ों से मिल गया था। अंग्रेज़ों से इसने पहले ही संधि कर ली थी। उस संधि का नाम है बसीन की संधि, यानी सहायक संधि। वेलेजली क्या करता था? सहायक संधि करता था। तो वेलेजली ने जो इसके साथ सहायक संधि की बाजीराव के साथ, उसी का नाम है बसीन की संधि, 1802 में, ठीक है। तो 1802 में संधि हो गई। तो अब क्या है कि होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, ग्वालियर, तो ये सब थे ना, इन लोगों ने इसको चैलेंज किया कि नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। वो मान गए तो क्या हुआ? हम लोग अलग अलग हैं। तो अंग्रेज बोला कि लाई, तो इसको हम पेशवा समझते थे कि पेशवा के दिन सब मराठा होगा, लेकिन तो सारा मराठा पेशवा का बात मानता ही नहीं। तो हमको अलग से उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। किनको? भोसले को, सिंधिया को और होलकर को, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखिए कि इसके प्री कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम 1803 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1802 में ही बाजीराव ने क्या कर दिया था? बसीन की संधि। इसको लोग बेसिन की संधि भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बसीन की संधि होता है, ठीक है। तो बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। यह किसके साथ हुई थी? पेशवा यानी बाजीराव एंड कौन? वेलेजली,
क्लियर। अब ये हो गया सहायक संधि। तो अब ये आदमी इससे क्या लड़ेगा, संधि कर चुका है तो हुआ कि भाई नहीं, ये लड़ेगा कौन, तो लड़ेगा भोसले। लड़ेगा कौन, दूसरा, भोसले के बाद सिंधिया। लड़ेगा कौन, होलकर। 3 ठो आ गए लड़ने के लिए। अंग्रेज बोला ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इसीलिए बार्लो का भी यूज आया, समझ आया। तो क्या है कि भोसले के साथ इसने जो संधि की हैं, बिना देखे बताते तो अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो बार बार, जितनी बार, जब तक देखने की इच्छा बची रहेगी, गौतम बुद्ध की तरह चेतना बची रहेगी, और जब तक चेतना बची रहेगी पुनर्जन्म होगा और आना जाना लगा रहेगा। इसलिए देखने की इच्छा को बंद कीजिए। भोसले के साथ देवगांव की संधि और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हैं, सुरजी अर्जन गांव, या सुरजी अर्जन भी कहीं के लिखता है, गांव नहीं लिखता है, ठीक है। और होलकर के साथ हैं राजपुर घाट, घाट की हाट की संधि, समझ गए। 4 संधियां यहाँ पर हो गई हम लोग, मतलब ओवरऑल 5 संधि देख लिया, सालबाई, बसीन, सुरजी अर्जन गांव, देवगांव, ठीक है, और राजपुर हाट। तो बाजीराव के साथ हो गया, बेलेजली के साथ हो गया, बार्लो के साथ, चूंकि ये 3-4 संधियां हैं तो किसी न किसी में बार्लो की ही भूमिका रही थी। क्लियर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत या याद करने का कोई सूत्र बताना पड़ेगा। देखिए सूत्र थोड़ा सा बता देते हैं, हल्का फुल्का। जैसे बीच वाले में सिंधिया है तो सुरजी है, एस के साथ एस का कनेक्शन है, तो यदि एक को याद कीजिएगा तो बाकी 2 ऐसे ही क्लियर अलग अलग हो जाएगा। पहला आदमी को मोटा मोटी याद रहता है कि भोसले के साथ देवगांव है और होलकर के साथ राजपुर है। इसको एकदम 1-2 बार देख लीजिए कि ताकि ये मेमोरी से आउट ना हो। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तीसरा लिखिए। तीसरा में क्या था, कौन था तीसरा का, पहले कालखंड बताइए। कालखंड कब से कब तक था, हैं 1817 से 18 या 19, 1819 रखिए इसको, कम से कम 19 तक तो पहुंच ही गया था ये। क्या तो ये कालखंड किसका होगा, गवर्नर के हिसाब से हेस्टिंग्स का, केवल हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ठीक है ना, ठीक है। और बाजीराव वही था, ठीक है ना। अब इसमें संधि कौन सी हुई, ठीक है, तो 4 हुआ है, वो तो इधर ही हो गया। इसमें 4 संधियां हुई हैं, लेकिन इसमें एकमात्र संधि जो महत्वपूर्ण है वो है पूना की संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि महत्वपूर्ण है, 17 में ही हो गया था, 17 में पूना की संधि होगी। भले युद्ध चलता रहा, लेकिन इसमें जो संधि है वो याद रखना कि आपको केवल, देखिए इसमें जीएस है ना, जीएस में कुछ चीज़ नहीं छोड़िएगा तो पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ जाएगा। तो पूना की संधि केवल याद रखिए, क्या याद रखिएगा, पूना की संधि, बाकी सब इसमें भूल जाइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति या मतलब के समय कौन सी संधि हुई, तो पूना की संधि। कौन था, तो बाजीराव। कौन था, तो वेस्टिंग्स। कब हुआ, 1719। कोई दिक्कत, यही 3 है। अब वैसे तो हम अलग से मैसूर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए याद करने, कई बार आपस में जैसे कि क्रम दे देता है, ऐसे मैसूर कब हुआ, पहला मैसूर, दूसरा मैसूर, तीसरा, ऐसे करके मान लीजिए सवाल पूछ दे। तो एक सवाल हम पूछते हैं आपसे, आप बताइए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ABCD करके लिखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को क्रम से सजाइए। नहीं, जो डेट नहीं, अब इसमें आगे पीछे बताइए केवल, डेट तो क्रोनोलॉजी वही ना हुआ, डेट आप मत लिखिए लेकिन क्रम लिखिए। हाँ, कौन पहले कौन बाद में, पहले से बाद की तरफ। पहले कौन सा युद्ध हुआ, सेकेंड कौन सा, किसका सेकेंड,
दोनों का सेकंड बताया ना। कैसे, क्या सवाल बोलिए, सवाल रिपीट कीजिए तो वो फिर से। द्वितीय मैसूर कब हुआ? 1780 से AD-BC नहीं, दूसरा तो 80 में हुआ था। AD-BC 80 में, 80-84 हाँ 80-84। देना एक सवाल और बताइए, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है तो दोनों युद्ध में कॉमन रहा है? चौथा मैसूर युद्ध में तब चौथा मैसूर युद्ध में वेलेजली था कि नहीं था? था। तो और इसमें मराठा में वेलेजली है कि नहीं है? है। वैसे ही हेस्टिंग्स है कि नहीं? है ना? कौन हेस्टिंग्स? ठीक है, तो मराठा वालों को मिटा दें, मराठा का काम कंप्लीट हो गया। पूछ ले कुछ। सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके साथ हुई थी? होलकर के साथ कौन सी संधि हुई थी? अच्छा, और दूसरा कौन था? सिंधिया। भोसले के साथ कौन सी संधि हुई थी? बशीन की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? 82 में। देखना पड़ गया ना। और ये लास्ट में हुआ है 82 में। और पूना की संधि? पूना की संधि इतने 5 संधि हो गए। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब इसमें क्या फिर दोबारा कभी याद करना पड़ेगा इसको? हैं? अभी तो लग रहा है, लेकिन बाद में फिर याद करना पड़ता है। हैं? कुछ ऐसा कर लीजिए कि उसको रिवीजन में नहीं करना पड़े। नहीं, कितनी बार रिवीजन कीजिएगा? फुल किताब पढ़ते रहिएगा बार बार। यही नहीं सोचना है, सोचना है कि इसको अभी क्लियर कर लेना है। 1 मिनट अभी एक्स्ट्रा दीजिएगा ना तो बार बार पढ़ने में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से पूछ लेंगे तो आपकी मेमोरी में वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। चलिए आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? और चारों का डेट तो आप लोग को लगभग क्लियर ही है। क्या है डेट? 67 से 69, 80 से 84, ठीक है। 90 से 92 और 99 और 2000। किन 2 युद्धों में हैदर अली था? किन 2 युद्धों में टीपू दो सुल्तान? में हैदर अली था, लेकिन दूसरा में टीपू सुल्तान घुस गया था। ठीक है, उसमें हैदर अली मारा गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान आखिरी 2 में था। हाँ, टीपू सुल्तान एक में पराजित हुआ, एक में मारा गया। ठीक है, लेकिन एक ही युद्ध महत्वपूर्ण है जिसमें अंग्रेज पराजित हुए थे, पहले वाले। ठीक है ना, हैदर अली ने हराया, लेकिन नाम हुआ टीपू सुल्तान का। इसमें नहीं, मतलब ओवरऑल इतिहास में। ठीक है, इसकी 4 संधियां हैं। 3 का नाम एम से है, 1 का नाम एस से है। कौन कौन है? मंगलोर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। फोर्थ मैसूर, 4th मैसूर। ठीक है, पहला में गवर्नर कौन? वेरलेस्ट। वेरलेस्ट, हाँ वेरलेस्ट था, लॉर्ड वेरलेस्ट। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। 2 को तो लोग जानते हैं, 2 ही याद करना ना, वेरलेस्ट और कॉर्नवालिस। वेरलेस्ट और कॉर्नवालिस याद करना है। कोई दिक्कत है? चलिए हम इसको लिखते हैं ताकि जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी समझ लें। आंग्ल क्या है? मैसूर। इसको ऐसा कीजिएगा कि आज के बाद इसको नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है ना? आंग्ल मैसूर युद्ध और संधि, इसमें एक क्वेश्चन बनता है इन चारों में से। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका नाम है आंग्ल। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? ऊपर फुल लिखा हुआ है, हैं? आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर। ठीक है, अब बताइए इसका डेट। पहले का
67 हाँ 7 ज़्यादा ऑथेंटिक है। कौन थे गवर्नर जनरल? वेरलेस्ट। कौन थे? वेरलेस्ट। घसीट के लिख दो ना, कोई बात नहीं, चलो चलो। एक्चुअली वेरे नहीं है, वेरलेस्ट है ये। इसका स्पेलिंग होता है WERRLEST ऐसे। हाँ ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से ये था, भारतीयों की तरफ से कौन था? हैदर अली। और युद्ध की तरह संधि होती है, संधि किसका था? मद्रास की संधि। सब तो याद है आपको, मद्रास की संधि। एनसीईआरटी पढ़ा आप लोगों ने? ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा से दिया हुआ है। एनसीईआरटी मैंने दुर्गा पूजा के समय आप लोगों को कहा था पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से वो जो चाहिए जो पढ़ाई उसमें वो अभी तक नहीं हुआ है। एक बार कर लीजिए, ज़िंदगी भर याद रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने से केवल पढ़ना नहीं, लिखना भी आता है। चलिए, मद्रास की संधि। सेकेंड, इसके जो हमने कहा कि कब हुआ था, निशांत आप बताइए, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। निशांत ये बताइए कब हुआ था सेकेंड वाला? यही थोड़ा सा छोड़ने से ज़िंदगी भर याद नहीं रहता। 70 से आप समय रखिए। बताइए निशांत। अभी ये बताया भी था शुभम, बताओ। 80 से 84। जब मैंने यूपीएससी का मेंस दिया था तो हमारे पास अचानक से एक आउट ऑफ द मतलब बॉक्स क्वेश्चन आ गया था मेंस में कि टीपू सुल्तान के अंग्रेज़ों से संबंध की व्याख्या कीजिए। और सवाल का मार्किंग था 60 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का आंसर लिखना है, फुल आंसर। जो कि हम लोग कितना तैयार होगा, 2 नंबर 4 नंबर के लिए छोटा शॉर्ट आंसर टाइप का तैयार था। और इसको मैंने, कोई ऑप्शन नहीं था, यही लिखना ही था, क्योंकि बाकी तो और भी नहीं आ रहा था। तो मैंने लिखा कि जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में पिता के मृत्यु के उपरांत हुआ हो, उसके उस से संबंध की सहज व्याख्या की जा सकती जिसने ऐसा किया हो। तो अंग्रेज़ों से उसके संबंध को इससे समझा जा सकता। पहले ही पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख दिए थे, और उसके बाद अंदर में जो आ रहा अपना बित्ता नाप नाप चल रहा था। नंबर बहुत अच्छा आया था। तो कहने मतलब ऐसा नहीं कि अपने तैयार करके नहीं गए हैं तो उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा सा हिम्मत कीजिएगा, आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ बात होती है जिससे आंसर शुरू हो सकता है। वेल बिगन इज हाफ डन। 1780 से 84 कौन थे भाई? 80-84 में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके बाद सोच रहे हैं कि आप लोग गवर्नर जनरल का काम कंप्लीट करवा दें, क्योंकि वो जब करवा देंगे ना तो आप लोग का थोड़ा बोलने का रफ्तार बढ़ जाएगा। यहाँ से यही थे, हैदर अली ही थे हैं, और इसी में उनका डेथ भी हो गया। तो वहाँ पे मान के चलिए उसे लड़ा नहीं था, लेकिन टीपू सुल्तान की एंट्री इसमें हो गई थी। संधि कौन सी हुई? मैंगलोर की संधि। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कब हुआ? 1790 से 92। कॉर्नवालिस हैं कि और कोई था? और अगेंस्ट में टीपू। आदमी शानदार था नहीं टीपू सुल्तान। हम श्रीरंगापट्टनम नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड व्यक्तित्व था इसका, टीपू सुल्तान का। और इसके हम गए हैं श्रीरंगापट्टनम, हम गए हुए हैं, तो हम स्पेशली उस जगह पे गए जहाँ इसकी हत्या हुई थी। मतलब जो गेट जो धोखेबाजी से खोल दिया गया था और धोखा से मारा गया, अदरवाइज ये शेर था। सही में यह शेर
सुल्तान को सर शेर इसके सेना का एक व्यक्ति मिल गया था उधर से, और उसने एक गेट जो ये मान के चलता कि वो सेफ है उसको खोल दिया था, तो ट्रेसपासिंग हो गया था। इसके चलते जो ये आगे से लड़ाई कर रहा है, पीछे से भी इसको हमला हो गया था इसके ऊपर। टिप्पू सुल्तान संधि कहाँ पर हुई? श्रीरंगापट्टनम, मैसूर से कुछ दूरी पर है श्रीरंगापट्टनम। हाँ, श्रीरंगापट्टनम कर्नाटक में ही। हाँ, बहुत बढ़िया मिलता है, इडली बहुत शानदार मिलता है, बड़ा बड़ा एकदम। उधर कभी भी बेंगलोर मतलब जाइए तो आसपास का 100 किलोमीटर के एरिया में घूमने लायक एक से एक जगह है। साउथ तो ऐसे भी घूमना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि 4th में आई है 1700। उसके बाद तो खत्म हो गया था इसका डेट। एक दो साल रख लीजिए, कितना रखिएगा, यही खत्म हो गया ना वो तो। चलिए, तो इसमें इधर कौन था? दिलजला था, वेलजली था, सॉरी वेलजली। हैं? इधर कौन था? टिप्पू सुल्तान, और ये मारा गया। तो किस युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा गया? तो 4th वाले में। किस में हैदर मारा गया? हैदर मारा गया, ठीक है। यहाँ पर हैदर जीता, अंग्रेज हारे। और यहाँ पर हैदर पराजित, मारा गया, पराजित भी हुआ। और इस जगह पर क्या हुआ? श्रीरंगापट्टनम में टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ, संधि करनी पड़ी, लेकिन फिर भी ठीक रहा। और यहाँ पर वो फाइनली पराजित हो गया, मारा गया, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया, राजद्रोह किया, या जो भी कहा जाए, साथ नहीं दिया, वो वोडियार वंश था। और कृष्ण वोडियार द्वितीय इसके बाद वो कृष्ण वोडियार 2 था जो, हाँ, उसको बना दिया गया पिट्ठू शासक। और मैसूर पैलेस का उसको राजा बनाया गया, मतलब मैसूर पैलेस उसको दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि इन लोग, ये तो देश के साथ, मान लीजिए देश का कंसेप्ट उनके पास कितना था पता नहीं, राजवाड़े थे तो उनका उसमें अपना एक तरीका था सोचने का, और उसको उनको मिला। लेकिन जब भारत सरकार आज़ादी के बाद मैसूर पैलेस को अपने अधिकार में लिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लोग उस समय बता रहे थे कि 3600 करोड़ कीमत थी। कितनी? 3600 करोड़। 25 करोड़ या 50 करोड़ दे के ले लिया उसको। बोला कि भाई तुम मतलब जान बख्श दे रहे हो, वही बहुत है, तुम लोग गद्दारी किए हो देश के साथ। नहीं, मान लीजिए उस समय राष्ट्रभक्ति की परिभाषा कुछ और रही होगी, अदरवाइज ये देशद्रोह तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैसा ही था ना, सिमिलर काइंड ऑफ। तो उसके अंदर हम, हाँ वो तो, लेकिन फिर भी मान लीजिए बोला कि भाई हमको और पैसा दीजिए। बोला कि क्या ये अपना पैसा लगा के आप खरीदे हैं? ये भी तो, आप भी तो कहीं ना कहीं वही काम किए हुए हैं। उसके अंदर जाइएगा मैसूर पैलेस में, वो घूमने, अभी बन गया, म्यूजियम बन गया है, एक बार देखने लायक है। इतना शानदार है ना कि विश्वास नहीं होता है कि मतलब 19वीं सदी के शुरुआत में ही बना हुआ है। 1825 के आसपास का है जो पैलेस है, शानदार। मतलब उस समय भी उसमें जो शीशे लगे हुए ना, बेल्जियम से मंगा के लगाए गए। हम जब जा रहे थे तो इतना शानदार उसमें तस्वीर दिखने लगा, मतलब कि हम ही हैं क्या, तो मालूम चला कि नहीं, बहुत ही फाइन ग्लास है। जैसे कैसे अभी आप लोग वो सेल्फी लेते हैं तो जैसा चेहरा नहीं है उससे बेहतर आ जाता है, तो वैसा उसमें भी बना हुआ है। आप जितने स्मार्ट नहीं लग रहे हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट उसमें दिख रहा है, कुछ मैग्नीफाइंग टाइप का कुछ करने का उसमें लगा हुआ। बेल्जियम ग्लास चांदी का पूरा, जितना भी पर ये है ना चौखट, सब चांदी का, पूरे घर में हर जगह, हर दिवाली में 1 लाख बल्ब जलता है। 1 से 10 लाख हो गया आप शायद, एक बार में उसको जलाया जाता तो 10 लाख बल्ब जलता। शानदार, हर चीज़ में नक्काशी, हर चीज़ में कलाकारी, करोड़ों अरबों का तो उसके अंदर सामान होगा, लेकिन उसका डेली का इनकम लाखों में है। इतने लोग जाते हैं, सबसे लिया जाता है। इंडियन से 100 रुपया तो बाहरी से 500 रुपया।
ठीक है। उसका परिणाम क्या हुआ? तीसरा में हार गया था, टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। इसी के पराजय के लिए संधि की शर्तें थोपी गई थी श्रीरंगपट्टनम के संधि से। बेटा भी किडनैप करके रखे। क्या? बेटा भी किडनैप करके रखे। किसके? टीपू का। हाँ, टीपू वो जब हम कहानी बताएंगे ना पूरा तब बताएंगे, तो केवल आपको युद्ध में भी याद करवाना चाह रहे हैं। तो 2 मेजर सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर, जो कि हमेशा ही क्या होता है, यह गले की हड्डी की तरह काम करता है। जहाँ पे ज़रूरत है वही नहीं याद आएगा, बाकी सब याद रहेगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पानी पी लिए? रखो, अब तुम ही से पूछते हैं, देख लो एक बार, आखिरी बार। अभी जो दिख रहा होगा ना, एकदम पूरा दिमाग में धंस रहा होगा। किस युद्ध किस उपरांत होने वाली संधि में टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ था? सवाल वही है। गुड, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर देखना पड़ गया तो क्या फ़ायदा, 4 इन्फॉर्मेशन ही है, उसमें भी देखना पड़ जाए, नहीं माना जाएगा। फिर अगला सवाल आएगा आपके पास। चलिए, आप जो है चारों का डेट बताइए, चारों मैसूर युद्ध का डेट बताइए क्रोनोलॉजिकली। 87। फिर आएंगे आपके पास, एक बार कीप रिवाइजिंग। देखिए, 4 इन्फॉर्मेशन में इतना गलती सामने हो रहा है, 10 दिन बीत जाएगा तो और गलतियाँ होने लगेगी। ठीक है, शुभम आप बताइए, किस संधि से तीसरे का समापन हुआ था? गुड। आप चारों संधि का नाम क्रम से बताइए, पहला से लेकर चौथा तक। निशान। पहले मद्रास का संधि हुआ। ठीक है, उसके बाद मद्रास प्रांत हुआ। फ्यूज वहाँ पर है, कट वहाँ पर जा रहा है। मैंगलोर का संधि। गुड। आपका वो श्रीरंगपट्टनम का है। ठीक है, आपको याद रहता है, लेकिन क्यों दिक्कत क्या होती है? आजकल दिमाग खराब। आशुतोष, अब आपकी बारी है। चारों में अंग्रेज गवर्नर का नाम बताइए। पहला वारेन हेस्टिंग्स से, यही। हाँ, दूसरा में सर वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा में सर कर्नवालिस, और चौथा में फिर सर बोर्ड देख रहे थे। ना बोर्ड नहीं देख रहे, हम इसको देख रहे हैं ना। नहीं माना जाएगा, उत्तर सही नहीं हुआ, गलत हो गया, लास्ट में गलत हो गया। चारों संधियों का काल बताइए आप शिवम, किस ईयर में संधि हुई? 69 में मद्रास की संधि। 83 में मैंगलोर की संधि। गलत। 84 में मैंगलोर की संधि। फिर और श्रीरंगपट्टनम की संधि 91 में। 92 में। 92 में। और 2 गलत। मैसूर वाली कब? वो तो लास्ट है 99 में। तो 2 गलत हो गया ना, 4 नहीं, वो कंसिडर एज रॉन्ग। ठीक है, विजेता आप बताइए, जो चौथा था उसकी संधि कौन सी थी? ठीक है, टीपू सुल्तान किस वाले में हार गया था? 3rd वाले में भी, लेकिन मारा गया। हारने का चर्चा तीसरे का होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको 3 और 4 दोनों बोलना था। फिर मर गया उसमें, लेकिन हार के ही मरा, बात सही है, लेकिन वो लड़ते हुए मरा। वो बोला कि उसमें एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि शेर की तरह एक जिंदगी, एक दिन कायर सियार की तरह पूरी जिंदगी से बढ़िया है, बेहतर है। किसका कथन है? तो टीपू सुल्तान का ही कथन। मधुमक्खी वाला दिया था ये सिद्धांत। हाँ, अलीवर्दी वाला था वो। हाँ, अलीवर्दी का था वो। तो ये शेर की तरह एक ज़िंदगी यदि आ जाए तो किसका कथन था? टीपू सुल्तान का। चलिए, इसमें इससे ज़्यादा सवाल बन नहीं सकता है, हैं? तुम तीनों मराठा वाला का बता दो। मराठा युद्ध का काल कब से कब हुआ था?
ऐसा क्यों होगा कि वो नहीं बता पाओगे? चलो तुमसे कोई नहीं, जो तुम याद क्या कर रहे थे? चलो गवर्नर ही बताओ चारों। फर्स्ट का सर वेटलिस्ट, दूसरा का है सर वेटनेस्टिंग, ठीक है। तीसरा का ये सर वेलिजिली, चौथा का कर्नवालिस, चौथा का वेलिजिली। गड़बड़ा दिए तुम। फुल प्रूफ का मतलब समझते हो? फुल प्रूफ क्या होता है? नहीं, ये शब्द का हम अर्थ पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फुल प्रूफ? हैं? फुल प्रूफ व्हाट डू यू मीन? तुम इंग्लिश के स्टूडेंट हो, तुम भी इंग्लिश के हो ना? आप भी इंग्लिश के हैं? हैं? तीनों इंग्लिश के हैं ना? फुल प्रूफ का मतलब क्या होता है? फुल प्रूफ ये ऐसे होता है, पता है इसका स्पेलिंग? लोग समझते हैं इसको, क्या समझते हैं? फुल प्रूफ। यस, दिस इज द राइट। फुल प्रूफ, फुल प्रूफ यानी जो जिसका ये प्रूव हो चुका है कि उसमें बेवकूफ़ उसको नहीं बनाया जा सकता है। बेवकूफ़ी से रहित, गलती से रहित, समझा रहा है? यानी फुल प्रूफ बताइए, यानी कि जिसमें बेवकूफ़ बनाने की संभावना समाप्त हो, दैट इज फुल प्रूफ। यानी कि उसमें कोई छेद नहीं है, कोई एरर की संभावना, एरर प्रूफ कहते हैं ना, दैट इज फुल प्रूफ। और लोग समझते हैं इसको फुल प्रूफ। मन होगा तो एगो एल और डाल देंगे उसमें कि नहीं ई वाला होगा। नहीं, इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। पीयूटी पुट और बीयूटी बट, कोई नियम ही नहीं है। अब बताइए फुल प्रूफ का मतलब हम इसलिए कहे कि मान लीजिए आपसे 4 गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, 4 बार में आप बता रहे हैं और उसमें भी एक बार एक गलती हो जा रहा है झटके पर ही, तो आपके पास फिर आएंगे। चारों संधि आप बताइए क्रम से फिर से। चारों संधि मैसूर का। पहला तो आपका मद्रास का हो गया, मद्रास संधि, दूसरी मैंगलोर की संधि, तीसरा आपका रंगपट्टनम का, चौथा मैसूर। ठीक है, डेट आपने बता दिया, संधि ने बता दिया। किसमें कौन जीता कौन हारा वो बताओ अश्विन। किसमें कौन जीता कौन हारा? टीपू जीता। यहीं रुक जाओ, अब हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया? नहीं, लॉक हो गया। नहीं, फिर यही तो हमने अभी लिखा फुल प्रूफ और आपने फुलिशनेस कर दिया। फिर से बोलो। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, जिसमें हैदर अली जीत गया था, अंग्रेज हार गया। फिर दूसरा में हैदर अली या उसके साथ टीपू आ गया, उसमें भी हैदर अली जीता और अंग्रेज हार गया। तीसरा में हैं? तुम तो सबका ही खराब कर दोगे, कोई दूसरा बोले, आप बताइए। पहला था वो मैसूर जीता, दूसरा अंग्रेज जीता, तीसरा भी अंग्रेज जीता, चौथा जो था वो तो कह सकते हैं अंग्रेज जीता, लेकिन ये हाँ, पड़ गया था। हाँ। टिप्पू था। दूसरे में हैदर अली मारा गया, चौथे में ये। हाँ, और उसका एंट्री हो गया। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? हैदर। सरस्वती की प्रतिमा कौन स्थापित करवाया था? शारदा देवी। सब एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है जो हमेशा सवाल में। बगीचा ही बनवाया था, ये पेड़ लगाने वाला कुछ। याद करने के लिए। चलिए, तो अब इसमें लग रहा है कि गलती नहीं होगी कि होगी? आयुध कारखाना कौन बनाया था इसमें से? 55 में। चलिए, आंग्ल कार्नेटिक युद्ध। कार्नेटिक युद्ध जो कहते हैं, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। कार्नेटिक युद्ध क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि कर्नाटक से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कर्नाटक से लेना देना है भी, क्योंकि हमारा जो ये भारत का जो नक्शा में ये वाला पार्ट है ना, तो इसमें इधर वाले मेजर पार्ट को कार्नेटिक रीजन कहते हैं। तो इसीलिए ये जो युद्ध वहाँ पर होता था फ्रांस और ब्रिटेन के जो यूरोप में, और हाँ, तो वही पूरा एरिया को पहले कार्नेटिक रेंज बोलते थे, तो उसमें होता था, इसलिए कार्नेटिक वार कहते थे इसको। यानी यह इग्नाइट होता था ब्रिटेन और फ्रेंच के लड़ाई से जो यूरोप में हो रहा है,
और उसका रिपरकशन कहाँ होता था? इंडिया के कार्नेटिक रीजन में। बीच का जो ये पूरा देख रही हो ना, इसको कार्नेटिक इन जनरल बोलते थे। जो तुम वो देख रहे हो वो अलग चीज़ है, वो हमने सरकार का डिवीज़न बताया है। ज्योग्राफिकल वो ठीक है, हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं। कार्नेटिक रीजन क्या है आपका? समझिए कि उस बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट कीजिए, कोरोमंडल तक आ जाइए, कार्नेटिक रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज हैपनिंग इन द रीजन ऑफ कार्नेटिक रीजन में हो रहा है, ठीक है। चलिए, कितने युद्ध हुए, कब कब? ठीक है। पहला युद्ध का कारण क्या था? ठीक है, बोलो। सक्सेशन का युद्ध, ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो वार था। दूसरे का चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, क्या नाम था इसका? मुजफ्फर जंग ना? नहीं, ये दामाद था उसका चंदा साहब। चंदा साहब के अलावा जो दूसरा था वो कौन था? मुजफ्फर जंग था। एक तरफ नासिर जंग, एक तरफ मुजफ्फर जंग। एक तरफ चंदा साहब, एक तरफ अनवरुद्दीन। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ फ्रांसीसी। लेकिन सवाल आएगा कि किसके तरफ कौन? सब गायब हो जाएगा। मुजफ्फर जंग और फ्रेंच एक तरफ, और नासिर, अनवरुद्दीन और ब्रिटिशर्स एक तरफ। कौन कौन था? फ्रेंच के साथ कौन था? चंदा साहब। फ्रेंच का सेनापति कौन था? सवाल डुप्लेक्स नहीं, डुप्ले बोलते थे, एक साइलेंट रहता उसमें, डुप्ले, ठीक है। नाम तो EIX है उसका, डुप्लेक्स, ठीक है। तो DC और M क्या याद रखना है? फॉर्मूला क्या है इसका? DCM, यानी डुप्ले के साथ चंदा और मुजफ्फर। DCM टोयोटा, DCM साबुन, जो भी याद रह जाए। ये DCM एक तरफ था अगले को धोने के लिए, क्लियर है। DCM किसके तरफ था? एक साथ। D फॉर डुप्ले, वो इज फ्रेंच, और C फॉर चंदा साहब, और M फॉर मुजफ्फर। यही इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। संधि की संधि समाप्त हुआ ये, ठीक है। पहला में कौन जीता? क्या बात कर रहे हो? पहला में फ्रेंच जीता था। हाँ, तब तुम्हारा तैयारी ठीक है। हाँ, बढ़िया। चलो, सेकंड वाले में 49 से 54 में क्या हुआ था? कोई आइडिया नहीं है। हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक विवाद में हुआ था ये भी, हैं। और पौंडीचेरी की संधि हुई थी, इसमें अंग्रेज जीता था। और तीसरे वाले में कारण क्या था? वहाँ भी सप्तवर्षीय युद्ध था, और यह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। हाँ, लिखवा देंगे, अभी पहले एक बार आपके दिमाग में डाल रहे हैं ना। कोई दिक्कत है? पेरिस की संधि कब हुई थी? 63 में। पौंडीचेरी की संधि से दूसरा वाला समाप्त हुआ था, और एक्स-ला-चैपल से पहला वाला। चलिए, इसको कहते थे आंग्ल फ्रांसीसी या फिर कार्नेटिक युद्ध, ठीक है। अब इसमें पहला क्या है? 1, 2, 3 ही हुआ था ना? पहला कब से कब तक हुआ था? 18 की 17, वही ना। दूसरा कब हुआ था? 1749 to 54। तीसरा कब हुआ था? कब से कब तक? 56 to 63। इसको एक बार देख लीजिए, डेट पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब इसका, चूंकि इसका कंसेप्ट यह है कि युद्ध कहाँ होता था? यूरोप में। असर कहाँ पड़ता था? कार्नेटिक रीजन में, इसीलिए इसको कार्नेटिक वार कहा गया। तो यहाँ कौन सा कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, यानी सक्सेशन वार ऑफ ऑस्ट्रिया, उत्तराधिकार।
इसका कारण क्या था दूसरे वाले का? ये भी सब जो है सब हैदराबाद और ये मतलब हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का जो नवाब था, दोनों का आपस में ही मतलब चल रहा था। हैदराबाद दोनों की गद्दी के लिए लड़ाई हो रहा था। यहाँ पर था, पहला बार लोकल रीजन था इसका, लोकल रीजन था। हैदराबाद और कर्नाटक में आपस में जो टसल चल रहा था उसमें एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में अंग्रेज और फ्रेंच आ गए और ये हो गया। ठीक है, तीसरे में आइए। तीसरे का कारण क्या था? इंग्लैंड जो यूरोप में हो रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी 7 साल चला, ये भी 7 साल चला। यह वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का कारण क्लियर हो गया, टाइम क्लियर हो गया, कारण क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया समय यानी काल यानी फेज, ये हो गया कारण। ठीक है ना? अब बताइए इसमें पार्टी कौन कौन सा है? फ्रेंच और ब्रिटिश तो है ही, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये तो है ही, प्राइमरीली यही है, हैं? लेकिन चंदा साहब वाला तिकड़ी कब बना था? सेकंड में फर्स्ट में। नहीं, चंदा साहब वाला सेकंड में, फर्स्ट में सिर्फ अनवरुद्दीन और ये ड्यूप्ले लड़ा था। DCM वाला फॉर्मूला इसमें, वैसे तो यहाँ से तिकड़ी बनना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे है लिखा हुआ। इसमें क्या हुआ था कि अनवरुद्दीन जो है 10,000 सैनिक लेके गया था, 1,000 सैनिक था। कौन लेके आया था? दुप्ले नहीं था, मतलब दुप्ले बाद में आया। तो 1,000 सैनिक थे उसके और इसके 10,000, लेकिन 1,000 ने 10,000 को हरा दिया। ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध चला था, 1740 से वो शुरू था। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध कब से शुरू था? 1740। तो दुप्ले कौन था? पौंडीचेरी का गवर्नर था। ठीक है, और इसने मॉरिशस का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? अजीब सा नाम है, बुडाने, उसका नाम था बुडाने। उससे सहायता मांगी और कोरोमंडल तट पर बुडाने आया 3,000 सैनिक लेके। मतलब इतना ज़्यादा इन लोग का पावर था उस समय कि जो क्लाइव भारत का गवर्नर बना है आगे जाके, वो उस समय युद्ध बंदी था। उसको उसको बंदी बना लिया था। क्लाइव जो है इसी में पूछता है कई बार कि क्लाइव किस युद्ध में युद्ध बंदी बन गया था, तो इसी युद्ध में कार्नेटिक का फर्स्ट वाले में। इसमें यही ध्यान देना है कि 1741 में जो गवर्नर था कौन? दुप्ले, उसने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था बुडाने, उसे सहायता मांगी। 3,000 को लेकर वो आया कोरोनल के पास और 21 सितंबर को मद्रास ने यानी कि अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया? 21 सितंबर को। और युद्ध बंदियों में क्लाइव भी था। यही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि इसी युद्ध में क्लाइव जो है युद्ध बंदी बना था। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज अधिकारी जो है ना, बार्नेट नाम था। क्या नाम था? बार्नेट। उसने फ्रेंच का एक जहाज़ को पकड़ लिया था। तात्कालिक कारण इस युद्ध का वही था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बार्नेट द्वारा, फ्रांसीसी जो था बार्नेट, उसके द्वारा ब्रिटिश जहाज़ को पकड़ लेना। सॉरी, ब्रिटिश के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लेना, उल्टा बोल दिया। ब्रिटिश के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ा गया था ना। तो ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी थे बार्नेट, और उसने पकड़ा था कौन? फ्रांसीसी जहाज़ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना को आक्रमण के लिए भेजा। और ये 10,000 जो है वो 3,000 जो उसके पास था उसमें से वो भी पूरा यूज़ नहीं किया था, मात्र 1,000 को यूज़ किया था और उसको हरा दिया। समझाया? तो ये जो युद्ध हुआ था अनवरुद्दीन और उसके विरुद्ध, उसको क्या कहते हैं? यह युद्ध नहीं था, वो अलग से एक युद्ध, उसका नाम आता है सेंट थॉमे का युद्ध। अडियार, वो ठीक है। तो उसी को बैटल ऑफ अडियार भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं कई जगह पे, लेकिन इसको सेंट थॉमे के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है। अडियार भी आएगा तो वही चीज़ है, बोथ आर सेम। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि अडियार के युद्ध में कैप्टन कौन था, उसका नाम क्या था तब? पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज।
फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था वहाँ पर? कैप्टन पैराडाइज। एक्स ला चैपेल के संधि से इसको समाप्ति हुई, ठीक है ना? इसके अंतर्गत तो नहीं है? नहीं, वो अलग से वो तो अलग है उसका। सेंट थोमे का, सेंट थोमे इसी अनवरुद्दीन अलग से लड़ा था, उसको सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। यहाँ बात दीजिए कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें वही था आपसी जो यहाँ पर लड़ाई हुआ था, इसलिए यहाँ भी लोग लड़ाई किया और अनवरुद्दीन और एक तरफ डुप्लेक्स से लड़ा था। लेकिन बेसिकली ये लड़ाई इन दोनों के बीच हुई थी जहाज़ के मसले पर। किसके मसले पर? जहाज़ के मसले पर हुई थी। और इसकी समाप्ति कैसे हुई? एक्स ला शापेल, ठीक है, इस संधि से समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि लुईबर्ग नाम का जगह था, उत्तरी अमेरिका में वो जगह है लुईबर्ग। सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। लुईबर्ग को दे दिया था, एक्सचेंज किया था, कुछ जगह यहाँ का दिया, कुछ जगह वहाँ का। तो लिख लीजिए, लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं कि मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया गया और उसके बदले में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को दे दिया गया। मद्रास अंग्रेज़ों को और लुईबर्ग फ्रांसीसियों को। उत्तरी अमेरिका में है लुईबर्ग, जो फ्रेंच को दिया गया उनकी कॉलोनी के तौर पर, और मद्रास जो है अंग्रेज़ को दिया गया, क्योंकि मद्रास ही ना सरेंडर किया था, तो सरेंडर जो किया गया वही वापस कर दिया। इसी मद्रास के सरेंडर करने में क्लाइव सरेंडर कर दिया था, इसी में मद्रास जब सरेंडर किया था। तो चलिए, हैदराबाद कर्नाटक का आपसी मसला था, इसमें आप जान ही रहे हैं, इसमें 3 बन गया था। तो यहाँ जो फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ क्या हो गया था? कौन कौन था मीनू? डी, सी और एम। फ्रेंच डुप्लेक्स, सी फॉर चंदा साहब और एम फॉर एक नवाब, और एक कौन था दूसरा? एक नवाब था ना, ये चंदा साहब कौन था? सर वो कर्नाटक का नवाब का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। हाँ, और एक मुजफ्फरजंग। इसका जो चचेरा या भाई था उसका क्या नाम था? नासिर जंग। तो इधर था नासिर जंग, इधर था मुजफ्फरजंग। वो हैदराबाद का था, हाँ। मुजफ्फरजंग और नासिर जंग। ठीक है ना? वो असफ जा का एक बेटा है नासिर जंग, और मतलब नासी है। वो कहानी बताएंगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हाँ। नासिर जंग इधर से था, इधर ब्रिटिश का था, ठीक है ना? चलिए लिखिए। और यस, इसकी संधि कौन सी संधि हुई थी? पौंडीचेरी की संधि हुई थी। इसमें जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहीं से आएगा। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? 54 में ही हो गया था, 1754 में। और इसका एक्स ला शापेल का डेट कब का है? 1748 में, ठीक है। तृतीय वाले में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। कब? 63 में। तीसरा जो समाप्त हुआ, पेरिस की संधि 63, 1763। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, इसको सुन लीजिए। जैसे अभी ये जो तीसरा वाला चल रहा है सप्तवर्षीय युद्ध है, लेकिन इसी में उधर सप्तवर्षीय हो रहा है, इसी में एक बांडीवास जगह है जहाँ पे 1760 में एक युद्ध हो जाता है, काफ़ी डिसाइसिव युद्ध है 1760 का। तो बेदरा में तो डच है ना, तो इसमें क्या है कि फ्रेंच जो है परमानेंट जमीन बर्बाद हुआ था। तो इसलिए यह युद्ध इसी के बीच का है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग। निर्णायक रूप से यदि पूछे कि किस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए? बांडीवास। किस युद्ध में निर्णायक रूप से डच पराजित हो गए? बेदरा का युद्ध। किस युद्ध में निर्णायक रूप से पुर्तगाली पराजित हो गए? बेटा बेटी के विवाह में। हाँ, 1661 में। 1661 में जब दहेज में दे दिया गया, तो उसके बाद तो चूंकि पुर्तगाली बेटी वाले अब ब्रिटेन बेटा वाला, तो बेटा वाला के बाद बेटी वाला तो मानेगा ही, कम से कम तब तक तो मानता ही था। अभी परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो अलग बात है। इस वाले में फ्रेंच का प्रभुत्व में वृद्धि हुआ, इसमें ब्रिटिशर्स के प्रभुत्व में वृद्धि हुआ, और इसमें फ्रेंच खत्म हो गया। समझ में गया? फ्रेंच अप, ब्रिटिश अप, इसमें फ्रेंच समाप्त। दूसरा वाला युद्ध सर सहायक संधि का प्रयोग हुआ है। हाँ, उसमें देखा गया कि क्या इसका रिसर्च चल रहा है। आसफ जा निजामुल मुल्क, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि निजामुल मुल्क बहुत ही तेज तर्रार
व्यक्ति था, इसको चिनकिलिच खां भी कहते थे, हैं? हैदराबाद का मुख्य था। हाँ, तो आशफ जाह भी इसी का नाम, निजामुल मुल्क भी इसी का नाम, चिनकिलिच खां भी इसी का नाम। तो ये 21 मई 1748 को ये मर गया था। ठीक है। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा नासिर जंग उत्तराधिकारी बना, और इसका प्रतिद्वंदी कौन था? मुजफ्फर जंग। ठीक है। और कर्नाटक का नवाब उसमें कौन था? अनवरुद्दीन, जो इसकी कहानियाँ पढ़े थे। और उसका प्रतिद्वंदी कौन था? अनवरुद्दीन का भाई चांदा साहब। तो रिलेशन समझ में आ गया। नासिर जंग का प्रतिद्वंदी मुजफ्फर जंग, और चांदा साहब का प्रतिद्वंदी अनवरुद्दीन। ठीक है। एक हैदराबाद का और एक कर्नाटक का, एक निजाम एक नवाब। क्लियर है? तो दो, एक नवाब की गद्दी पर हटा के खुद बैठना चाह रहा है, एक निजाम की गद्दी पर खुद आना चाह रहा है। तो दोनों में एक एक ठो मिल गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये किसका सिद्धांत है? हैं? अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, ये कौटिल्य का सिद्धांत है। दुनिया में जितनी भी नीतिगत बातें हैं ना, बाकी लोगों ने कॉपी किया है, और नैरेटिव में लिखा है तो चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में लिखा गया है, इसको सिद्धांत को कहते हैं मंडल सिद्धांत। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह पहली बार किसने लिखा? कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ठीक है। अपनी किताब अर्थशास्त्र में, जो कि पॉलिटी पर किताब है, इकोनॉमिक्स पर आ जाए तो नहीं मारिएगा। ठीक है ना? तो वही दोनों प्रतिद्वंदी थे, और उसका लाभ उठा के उन्होंने किया। इसमें मैंने डिटेल जो दिया, उसमें सारा कहानी लिखा हुआ है। आप लोगों को आज ऑनलाइन मिल जाएगा ये किताब, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो इन तीनों में से इसको एक बार रिवाइज करके फिर तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। बताइए कि जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जो दो गुट बना था तीन तीन लोगों का, उसमें ब्रिटिश की तरफ से 3 लोग कौन कौन से थे, मतलब ब्रिटिश को लेके, ये बताएंगे। आप बताइए। जो 2 गुट बना था ना, फ्रेंच का गुट तो मैंने लिख दिया था, ब्रिटिश का गुट मैंने बताया है, लिखा नहीं था। चंदा साहब चांद साहब बन गए। निजामुद्दीन कहाँ से आ गए? हम तो अब नाम ही नहीं लिए हैं। वही है, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। सब ऐसे होगा। 300 इन्फॉर्मेशन ही है, उसमें भी मिस कर जाएगा तो कैसे चलेगा? व्यक्ति कौन था उधर से? तो बता देते हैं। क्लाइव, जो कि कंपनी में उसमें क्लर्क हुआ करता था, उसने आर्कॉट पे हमला करने का सुझाव दिया। 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिक लेकर आर्कॉट का घेरा डाला। किसने? क्लाइव ने। ठीक है। और फिर लॉरेंस, जो जिसकी बात कर रहे हैं, 1752 स्टिंगर लॉरेंस ने, मतलब कि वो त्रिचनापल्ली की रक्षा के लिए फ्रांसीसी सेनापति लॉक ने फ्रांस के सेना के विवश किया। लॉरेंस ने एक अलग बैटल में इसको त्रिचनापल्ली का करे। ठीक है। तो वहाँ भी देखिए 2-3 हो गए, एक दुप्ले हो गया, एक बुस्सी हो गया, एक लॉ हो गया। तीन हो गया ना, अलग अलग जगह पे। फ्रांस की तरफ से बुस्सी, लॉ और दुप्ले, फ्रांस की तरफ से। इधर में आर्कॉट में क्लाइव, और त्रिचनापल्ली में लॉरेंस। ओवरऑल लॉरेंस हो सकता है। फ्रांस में चौथा भी है एक ठो, उसका नाम था गोडेहू। नहीं, देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण बात आएगा। ये पूछेगा कि जो संधि हुई थी, तो संधि के समय डुप्लेस नहीं था, संधि किया गोडेहू ने। एक्सला-शापेल की संधि पे साइन किसका है? तो गोडेहू का। साइन किसका है? सॉरी, द्वितीय वाला में, द्वितीय के कहाँ पे हुआ था? पौंडीचेरी में हुआ था ना। पौंडीचेरी वाले में गोडेहू ने साइन किया था। समझ आ रहा है? चलिए, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इसमें जो पूछ रहे हैं बताइए। इसके साथ नासिर जंग के साथ कौन था इधर? और अनवरुद्दीन। इधर चंदा साहब के साथ कौन था? मुजफ्फर जंग। ठीक है। और एक्सला-शापेल की संधि कब हुई थी? पौंडीचेरी की संधि पे साइन कौन किया था? गोडेहू ने। क्योंकि 54 में इसको वापस बुला लिया गया था डुप्ले को, और गोडेहू इसको आगे किया था। वो कहा जाता है कि इसलिए फ्रेंच हार गए कि डुप्ले यदि रहता तो शायद फ्रेंच नहीं हारता। फ्रेंच के हारने का एक बड़ा कारण था कि जो गोडेहू को जो नेता बनाया गया, लीडर बनाया गया, वो उतना काबिल नहीं था। ठीक है। तीसरे में आइए। तीसरे में पेरिस की संधि समाप्त हुआ था,
और इन दोनों के बीच में रहा, लेकिन निर्णायक तौर पर बांडीवास का युद्ध 1760 में इसी की कड़ी के रूप में खो जाता है, जो कि यहाँ पर फ्रांस की सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए समेट देता है। उसी का नाम है काउंट डी लाली। 1757 में आया था भारत ये काउंट डी लाली, ये तीसरे वाले में। 1757 में फ्रांस की सेना ने लाली को भारत भेजा था। ठीक है, ये सारा डिटेल कहानी इसमें हम दे दिए हैं आपको, लिख के लिखा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कितना युद्ध का और संधि देखा? नहीं, 3, 4, 7, 10। तो 10 को एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, चूँकि बाकी तो 1-1, 2-2 है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का आखिरी किसके किसके बीच? मराठा का नेतृत्व किसके पास? एक्चुअल नेतृत्व किसके पास? मतलब नियमता तो वो था, एक्चुअल किसके पास? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ, क्योंकि उसका तो बच्चा तो छोटा था ना उस समय, भाऊ चाचा था उसका। तो मराठा। उधर से कौन था मुगलों की तरफ से? इधर से कौन था? भाऊ था, लेकिन सेनापति कौन था? इधर वो तो मेन जैसे कि होता है कि इसके नेतृत्व में बाजीराव के लड़ा गया। सेना नहीं, बच्चा तो दूसरा था, दामोदर राव के क्या ऐसे कुछ नाम था उसका, नहीं कुछ और था, कोई राव करके था। लेकिन सदाशिवराव भाऊ चाचा था, इसका लीडर था। लेकिन मेन नेता जैसे उधर था, उधर कौन था? अब्दाली। इधर था इब्राहिम गारदी। कौन था? जो सेना के टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, उसका क्या नाम था? इब्राहिम खां गारदी। मराठी की तरफ से इकरी हमारे तरफ, मतलब गुड, ट्रू मराठा स्पिरिट है। समझ में आया? तो पानीपत में कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, याद तो है ही आप लोगों को कि नहीं याद है? कहानी बताएंगे तो सब बताएंगे, पूरा कहानी जब चलेगा मॉडर्न का, तो ये तो हम एक फैक्ट आपको याद करवा रहे हैं ना। जैसे कि जो वो था सदाशिवराव भाऊ जो है उसका चाचा था, और जो बच्चा का नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, विश्वासराव। तो विश्वासराव भी बच्चा था, लेकिन फिर भी उसी के नेतृत्व में सेना को भेजा गया। तो पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में भेजा गया, तो जवाब होगा विश्वासराव। लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सदाशिवराव भाऊ के। और सेना के टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो इब्राहिम गारदी, इब्राहिम खां गारदी। तो 3 इन्फॉर्मेशन हो गया ना। और ये तीनों कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। हार के कारणों में प्रमुख पूछता है कई बार, जब कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा बोलेगा क्यों हारा? पानीपत के युद्ध में मराठे शक्ति में ज़्यादा होने के बावजूद भी क्यों हार गए? लेकिन यह बंद हो जाना, ये हो जाना, ये सब मैनेजमेंट का दोष है। कहीं ना कहीं प्रबंधन, कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमजोरी। तो जवाब में यदि ऑप्शन में रहेगा सदाशिवराव के नेतृत्व की कमी, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ओवरऑल तो उसी के ऊपर जाएगा ना सारा कुछ, मिसमैनेजमेंट एट द पीक लेवल। ठीक है। और दूसरा युद्ध कौन सा दिए थे? एक जो सिंगल युद्ध था, बेदरा का युद्ध। हाँ, किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, उसी युद्ध में डच जो है फाइनली यहाँ से बाहर हो गए थे। तो उन दोनों में कौन था लीडर, उसका देख के आइएगा। ठीक है ना? डच का कौन था, क्योंकि ये 3-4 युद्ध जो है आपको जो नहीं मिला है आज तो मान लीजिए 10 का आपने कर लिया, तो बेदरा का युद्ध को कल थोड़ा ढंग से देख के आइएगा, बेदरा का युद्ध का। और एक नेपाल बच गया है, नेपाल, अफगान और सिख। नेपाल वाला तो नेपाल, अफगान और सिख को कल। देखिए ये युद्ध होता क्यों था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझिए। युद्ध हो जैसे क्या हुआ कि पहले भारत का कुछ पार्ट था जो अब नेपाल को टच करता था, लेकिन ब्रिटिश के कब्जे में नहीं था। बात समझिए। तो अवध का जो क्षेत्र है, जब इसके पूरे कब्जे में आया ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन का सत्ता कहाँ जाके सट गया? नेपाल से। तो जब नेपाल से सटेगा तो नेपाल के साथ युद्ध होगा। वैसे ही जब ब्रिटिश ने असम पे कब्जा किया, तो उसका जो पार्ट, असम का पार्ट जो म्यांमार से टच कर रहा है, तो जाकर ब्रिटेन म्यांमार से टच गया तो वहाँ भी लड़ेगा, क्योंकि इसका नेचर में है। उपनिवेशवाद तो एक प्रवृत्ति है ना। तो जैसे ही अवध इसके मतलब आया कब्जे में, तो नेपाल से सटा, तो नेपाल से युद्ध किया। जैसे ही असम इसके पास आया, तो ये सटा किससे? बर्मा से, तो फिर बर्मा से युद्ध करेगा। तो इसका क्रोनोलॉजी यही है।
बाकी जो युद्ध करेगा तो नेता कौन है, कब हुआ है, तो बाकी फैक्ट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज करके ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। किन 2 युद्धों में वेलेजली रहा था? मराठा का तीसरा कब से कब तक? एक आदमी बोले, आप बताइए। 1719। हम सवाल 2 पूछे। पहला सवाल पूछे कि वेलेजली किन 2 युद्धों में रहा, किसमें? एक चतुर्थ मैसूर, तो वो तो तीसरा है जो तुम बता रहे हो, तो था वेलेजली उसमें। फिर ऐसे क्या हो कि आंकड़ा सबका खराब हो जाएगा ना। सेकेंड मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था आशुतोष? ठीक है। तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ था? फ्यूज उड़ जाता है इतना है इसका। क्या दिक्कत क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? देखिए क्या है कि हम लोग इस बार लग रहा हो कि 10 इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि यहाँ पे गाड़ी फंसती है। देखने में लगता है कि आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग को थकाता है। एक श्लासापेल की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? आप ही से पूछना है, अगला आप ही से सवाल है। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? पौंडीचेरी की संधि पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? अच्छा चलिए, किस युद्ध के बाद हुई थी ये बताइए कम से कम। क्या हो रहा है? जब तक क्लियर नहीं होगा हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी जान लीजिए। पेरिस की संधि कब हुई थी मीनू? कब? पेरिस, गुड, बहुत बढ़िया। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? ठीक है, इसी संधि में गोडेहू था, गोडेहू। एक श्लासापेल की संधि कब हुई थी अश्विन? गुड। सालबाई की संधि कब हुई थी ऐश्वर्या? सालबाई की संधि, सालबाई तो नाम से ही लग रहा है कि मराठा रीजन का हो। फर्स्ट मराठा, गुड, 82, 82। आप लोग ऐसा कीजिए 5 मिनट पढ़िए इसको जो मैंने लिखाया है। नहीं 5 मिनट हम यहीं खड़े हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। नहीं तो क्या हो रहा है ना, प्रेशर में फिर गड़बड़ भी हो जाता है। 2 मिनट देख लीजिए आप। जो कैटेगरिक तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से याद कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। जैसे अपना कैटेगरी कुछ बनाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने, हाँ वही ना, इसमें कहीं हम जितना क्रम से जितना धीरे धीरे बताए हैं उसमें गलत। कौन सा? 1719, हाँ 1719 है, 1817 से 1819। लेकिन मतलब जो संधि है ना वो 17 में हो गई है। हम मराठा की बात कर रहे हैं। 1817, हाँ 1817 से 1819 तक वो चला है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लाली तो फ्रांस का था ना? अंग्रेज साइड से सर। हाँ ये तो लोटलाई भी होगा। नहीं, आयरकुट। आयरकुट याद रखिएगा, पेपर पूछता है। बांडीवास में एक तरफ लाली एक तरफ कब बना था ये बना गवर्नर। देखिए 60 से 65 गवर्नर था, 65 से 67 भी था, लेकिन उससे इशू नहीं है। क्या हो गया स्टेट, ये तो क्लर्क था ना पहले, आयरकुट। एक्चुअली इस पर्टिकुलर बैटल के लिए आयरकुट को भेजा गया था, आयरकुट को भेजा गया था इसके। पूछे अब बोलिएगा। मेरियट ने लिखा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया और क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोज लिया। मतलब डुप्ले को लगा कि मद्रास में ही भारत का की है, लेकिन भारत का की कहाँ था? बंगाल में था। तो वहाँ खोजता रह गया, यहाँ पे आके ढूंढ लिया। ठीक है, एक सवाल और पूछता है इस कर्नाटक युद्ध से संबंधित। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? आपने 16 कहा, आपने 14 कहा, है 15।
दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, नहीं आएगा? ये अच्छा एवरेज भी हो गया, 14, 16 और 15, एवरेज 15 ही रहेगा। विजेता बहुत मेहनत करी, लगता है 2-3 सवाल एक्स्ट्रा पूछना पड़ेगा इनसे। ये ठीक है, अच्छा है। किसी क्षेत्र को सहायक संधि में शामिल करने पर लोग सबसे पहले क्या करते थे? नहीं, अपना एजेंट नियुक्त करते थे। यदि ऑप्शन रहेगा, इनका मेन एजेंडा था अपना एक एजेंट को वहाँ पर नियुक्त कर देना। चलिए हम सवाल पूछ के समाप्त करते हैं। ऑस्ट्रिया के युद्ध से, उत्तराधिकार युद्ध से कौन सा युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ? युद्ध, ठीक है। अनवरुद्दीन किसकी तरफ से लड़ा था? ब्रिटिश की तरफ से। और चंदा साहब किसकी तरफ से लड़े थे? चंदा साहब जिस युद्ध में लड़े थे उसमें कौन जीता था? ऊपर, ठीक है। पूना की संधि कब हुई थी? कब? टाइम? पूना की संधि 17 में, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, सब लोग ने बोला। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू के साथ नहीं किया, जवाब होगा टीपू के साथ कोई संधि नहीं किया। मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाएगा तो मार दीजिएगा आप लोग। हम पूछे कि वेलेजली ने टीपू सुल्तान के साथ कौन सी संधि की थी, तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नहीं, क्यों इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, वो गलत क्यों? नहीं, उसमें ऑप्शन है A, B, C, D और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई संधि नहीं की। नहीं, तो इसमें तो आंसर निकल ही रहा ना ई, कि इनमें से कोई सही नहीं है, इसलिए। चलिए, वेलेजली ने किसके साथ मिलकर आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया? मिलके, ये मिलके कहलाएगा? वेलेजली ने, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। वेलेजली ने किसके साथ मिलकर आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया? कितना देर हम लोग रुके थे? आप तुमको पता ना चाहिए कम से कम। आप ही के कहने पे मैंने ये ऐड किया था, बार्लो। तो आप उस समय पूरा लड़े, अभी बोल ही नहीं रही। नहीं, हम जो पूछ मिल के, मतलब दोनों मिल के लड़ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं हो जाएगा? अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। हैदर अली की मृत्यु, जो पूछेंगे वही बताएगा। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था? गुड, ठीक है। राजघाट की संधि किसके किसके बीच हुई थी? राजपुर घाट, वही बोलिए बोलिए। हाँ, होलकर और, ठीक है। ये मंदसौर की संधि तो पता ही नहीं है ना, चलिए कोई नहीं। ये होलकर के साथ तो हुआ था राजघाट, और बाकी भोसले के साथ क्या हुआ था? सूरजी, सिंधिया, याद रहेगा, एस से मिला हुआ है, ठीक है। मंदसौर इसी के पहले था, ये जो तीसरा वाला है ना, उसी से जुड़ा हुआ मंदसौर की संधि। हम बताएंगे, जब कहानी बताएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपका लगभग सारा क्लियर हो गया। हाँ, हेस्टिंग्स जो है
वारेन हेस्टिंग्स किन 2 युद्धों से जुड़ा हुआ है? एक तो आंग्ल-मैसूर और द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध। नहीं, हेस्टिंग्स फिर और नहीं था, स्टिंगस से था। वो केवल हेस्टिंग्स है। लॉर्ड चलिए, ये 3 आज हो गए आपके क्लियर बहुत ही बढ़िया से। और ये आप लोग को आज मिल जाएगा मटेरियल, इसमें मतलब आपको, हाँ ये स्टडी मटेरियल है। हाँ आपको नहीं अभी तो मिल जाएगा इस पर फोटोकॉपी के लिए। फोटोकॉपी नहीं, इसको हम प्रिंट कराएंगे, बहुत महंगा पड़ता है फोटोकॉपी। सॉफ्ट कॉपी आज भेज दे रहे हैं।